अरेंज द स्टेज ऑफ पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि क्या क्या स्टेजेस आती है, पहले कौन सी है फिर कौन सी है। जब जीन पियाजे के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपसे ये पूछा है, अरेंज करना है कि कौन कौन सी थ्योरी आती है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपने जीन पियाजे जी के बारे में नहीं पढ़ा है क्या भाई? सबसे पहले कौन सी आती है स्टेज? सबसे पहले स्टेज कौन सी आती है, बताना मेरे को। बोलो हाँ। इसमें तो हम थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा एज भी पढ़ते हैं, इस एज से इस एज तक ये हो गया, इस एज से इस एज ये हो गया। तो सबसे पहले तो सेंसरी मोटर आती है, कि हम बात भी करते हैं कि बच्चे हैं ना संवेदी परक अवस्था में होते हैं, सेंस करके चीजों को करते हैं। तो सबसे पहले तो सी आ गया, इसमें सोचने की बात ही क्या थी भी। और जैसे ही सबसे पहले सी आता है तो सारे ऑप्शंस में बात खत्म, है ना। जैसे ही सेंसरी मोटर आती है उसके बाद कौन सी आ जाएगी, प्री ऑपरेशनल आ जाएगी, उसके बाद कंक्रीट आ जाएगी, और उसके बाद लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। आपने ये पढ़ा नहीं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हो आप। इसमें तो एज के साथ पूरा डिटेल में कहा था इम्पोर्टेंट, और मैं ये क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा था, मैंने सोचा ये तो बच्चे ऐसे ही बता देंगे। तो कहाँ कहाँ दिक्कत आई, रिवीजन नहीं कर रहे ना? बताओ। पढ़ा करो, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट को भी अच्छे से रिवाइज किया करो, शांति से बढ़िया से। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे ध्यान रखना, क्वेश्चन है, विच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रेदर देन आफ्टर इट इज कंप्लीटेड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं है, ये बहुत आराम से हम करते रहते हैं, मैं बहुत बार जिक्र करता हूँ इनका। देखो, अगर इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहा है ना कोई बच्चा, तो वो रियल में मुझे लग रहा है कि अभी पढ़ाई से वो थोड़ा दूर है, कुछ भी कहो भाई, वो पढ़ाई से दूर है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक कीवर्ड बताया है, फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक। जहाँ पे भी आपको बेसिकली ड्यूरिंग दिखे ना, ड्यूरिंग द कोर्स, जहाँ ड्यूरिंग शब्द दिखे वह फॉर्मेटिव होता है ना। बिल्कुल, ये शिक्षण की अवधि में, यानी कि ड्यूरिंग। तो फॉर्मेटिव हमने बात की ना, डायग्नोस्टिक, निदानात्मक, फॉर्मेटिव, ठीक है ना, जिसको बेसिकली रचनात्मक, फिर समेटिव होती है, जो बाद में सबसे संकलनात्मक होता है। ये बिफोर होता है ना, जब शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कमी क्या क्या स्ट्रेंथ है। उसके बाद ये ड्यूरिंग होता है फॉर्मेटिव, कि जो पढ़ा रहे हैं उसके दौरान। और ये होता है एंड ऑफ द स्टडी या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसके साथ एंड शब्द या ड्यूरिंग है, बिफोर, तो ये शब्द है। और उसके बाद हमने बात और भी की है, क्वालिटेटिव की बात की है, यानी कि गुणात्मक की, क्वांटिटेटिव की बात की है ना, इप्सेटिव की बात की है, क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करी है, नॉर्म रेफरेंस की बात करी है, स्कोलेस्टिक की बात करी है, नॉन स्कोलेस्टिक की बात करी है। और मैं सब बताता रहता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, जो असेसमेंट और इवेल्युएशन वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो इस चैप्टर देखो, जहाँ पे हमें पता होता है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उस चीज को तो कम से कम हमें बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए ना, सोच समझ के बढ़िया से। और भाई ये जरूरी नहीं है कि आए 200% ही है, हम पेपर थोड़ी बना रहे हैं, लेकिन ये आता है प्रीवियस ईयर हमें, हम देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे नॉट अफेक्ट लर्निंग। ध्यान से समझना, या नोट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है। सोच के देखो कौन कौन सी चीजें जो प्रभावित नहीं कर सकती है। चलो, बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चे आंसर करें प्लीज। देखो, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लर्निंग को प्रभावित नहीं करेगी।
तो ये तो बेसिकली आपको पता ही है कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि इसके लिए वो पढ़नी ज़रूरी है, कंसेप्ट है कोई। देखो, एक तो आपकी हाइट क्या है, ये क्या मतलब अफ़ेक्ट करेगी लर्निंग को? नहीं करेगी। सर मुझे बोर्ड नहीं दिखता, नीचा रह जाता है, तो वो अफ़ेक्ट करती होगी सर। मुझे बोर्ड दिखता ही नहीं, मेरी हाइट छोटी है, तो आगे बैठ जाओ, ठीक है? एक तो ऊँचाई हो गई। एक हो गया ब्लड ग्रुप। आपका कोई भी ब्लड ग्रुप है, आपका ये थोड़ी है सर ये बी पॉजिटिव वाला है, इसको अच्छे से समझ में आ रही है, मेरा तो है ही नेगेटिव, मेरा तो अच्छी बात होती ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। और एक आप रहा है कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन यानी कि आपका रूप रंग, अगर कॉम्प्लेक्स प्रभावित करता तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाता आपको। सर क्या बात है ना? तो बी सी और ई हो गया। अब बेसिकली कहीं ना कहीं जो कल्चरल बैकग्राउंड है आपका, किस कल्चर से आप आते हैं, क्या आपने सीखा है। कई कल्चर में डिस्कशन को बहुत वैल्यू देते हैं, कईयों में नहीं देते, कईयों में कैसी होता है, तो ये बैकग्राउंड बहुत मतलब आपको प्रभावित करता ही करता है। और एक उम्र है ना, तो उम्र भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं, है ना। वैसे तो बोलते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, है ना, लेकिन बेसिकली क्या है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें आपका अटेंशन है, वो कहीं न कहीं प्रभावित तो हो रहा है, आप देख रहे हो। इस उम्र में पढ़ाई करना कितना खतरनाक होता है। जो बच्चे पढ़ते थे या उस समय तो अलग बात थी ना। अरे बोलो, कुछ तो कहो। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक डेफिनेशन बढ़िया चीज़ें हैं। 2 स्टेटमेंट है, बहुत आराम से पढ़िए और फिर आंसर करेंगे इनका। अच्छे से पढ़ो पहले। चलो मैं पोल दे रहा हूँ। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स में। इसका राइट ऑप्शन ए है। सोच समझ के आंसर किया करो। देखो समय देता हूँ मैं, तो अब बिल्कुल सोचो समझो फिर आंसर करो। पहला स्टेटमेंट है सिचुएटेड कॉग्निशन इज द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, नॉट विद इन इंडिविजुअल्स माइंड। ये सिचुएटेड कॉग्निशन की डेफिनेशन ही है। कह रहा है स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। दिस इज कॉल्ड सिचुएटेड कॉग्निशन। सिचुएशन पे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल क्या है, उसी पे डिपेंड करती है आइडिया और थिंकिंग, है ना। बेसिकली ये इंडिविजुअल्स के माइंड में नहीं होती कि उसी का ही दिमाग में आएगा, ये बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है कि स्कीमा इज ए कंसेप्ट और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन पर्सन्स माइंड। स्कीमा जो हमने बना लिया ना दिमाग में, ये टर्म हम पढ़ते हैं ना, स्कीमा, एसिमिलेशन, अडेप्टेशन। तो स्कीमा क्या होता है कि आपने कोई दिमाग में बना रखा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे आपके दिमाग में आप कहीं बड़ों की पार्टी में जाते हो तो कैसे बिहेव करना है, ये स्कीमा है। फ्रेंड्स में जाते हो तो कैसा है, आप एक बना हुआ है। तो स्कीमा इज कंसेप्ट और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन पर्सन्स माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि अर्थ का निर्धारण करने और व्यक्तियों के मन में विद्यमान रहता है ये। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे सोचना है। अब देखो, किसी का क्वेश्चन ये ठीक हुआ गलत हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ठीक हुआ उसको वास्तव में ये भी सोचना चाहिए कि तूने सोच समझ के ठीक करा है क्या। क्योंकि बात तभी बनेगी अगर आपका ऐसे ही तुक्के में ठीक हो गया, यहाँ तो ठीक हो गया, फिर अलग से कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा तब ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप ये तो मान के चलिए कि बिल्कुल एज इट इज कोई चीज नहीं आती है, कंसेप्ट्स आते हैं। और कंसेप्ट्स तभी हम क्वेश्चंस में पेपर में हैंडल कर पाएंगे जब हम बहुत चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो आप लोगों से हर क्वेश्चन में फाइट करनी है, आप लोगों को हर क्वेश्चन से लड़ना है। लड़ने का मतलब हर क्वेश्चन से बहस करनी है कि तू मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर उस लेवल की पढ़ाई होगी ना, तब देखना। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है।
बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। हमारा सिलेक्शन नहीं होने का कारण है कि हम कंसेप्ट की तरफ ना जाके हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे, हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी देख लेंगे। उससे क्या होगा? आपको बेसिक बातें नहीं पता होती है, उसका दिक्कत है। तो बेसिक को पकड़ने की कोशिश करें। मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आप ऐसा कर रहे हो ना? कर रहे हो? पढ़ने का मतलब समझना होता है ना? ऐसा नहीं कि बस जो आया उसको भी सुन लिया, उसको भी सुन लिया। फैक्ट्स होते हैं वो याद होते हैं, लेकिन चीजें तो समझनी पड़ती है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसका राइट ऑप्शन ए है, ABC। अरे जब, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये राइट ऑप्शन आ गया इसका, एथिकल इश्यूज है ना? तो आपको बताओ एवरी स्टेप में एथिकल के लिए क्या आएगा? ये कंपलसरी है या हेल्पफुल है? एथिकल के साथ क्या शब्द आएगा? पहले ये बताइए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एथिकल के बारे में क्या आता है? एथिकल के साथ कौन सा वर्ड लिखेंगे आप? कंपलसरी लिखेंगे या फिर हेल्पफुल लिखेंगे? बताइए, कौन सा लिखेंगे? जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो दो बात करते हैं ना, कि ये शब्द किस साथ क्या आएगा। कंपलसरी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हर स्टेप में एथिकल वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। तो अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन, आपसे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एथिकल इश्यूज इन रिसर्च स्टडी? तो कौन कौन से हैं? देखो, पहला है लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आप जिस पे पार्टिसिपेंट पे रिसर्च कर रहे हैं उसको डिस्कस कीजिए, उसकी सहमति करिए। अगर इसको लैक कर रहे हैं तो आप बहुत एथिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो एथिकल इशू है। तो बिल्कुल, एक तो ये हो गया। दूसरा है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म करना, किसी को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाना, ये भी बहुत गलत है, क्योंकि एथिकल में आएगा। बिल्कुल ठीक है। एक्सेसिव आप इंड्यूसमेंट्स कर रहे हो, बहुत ज्यादा अगर किसी को प्रलोभन दे रहे हो, तो इसके मतलब आप रिसर्च के जो रिजल्ट है उनको कहीं ना कहीं आप अफेक्ट करवाना चाहते हो, तो ये भी एथिकल हो गया, ABC हो गया। लेकिन देखिए, डी ब्रीफिंग करना किसी के बारे में, आप डी ब्रीफिंग तो करते हैं ना, हम अध्ययन के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें कोई ऐसा थोड़ी लिखा है कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है। अब आप सेमिनार कुछ भी करते हो, डीब्रीफिंग तो करते हो ना, कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उससे आपको कोई डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उससे पता लगता है कि कहाँ गलत कहाँ सही है सेमिनार वगैरह में। तो डीब्रीफिंग करना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो ये तो होती है, तो ये कोई एथिकल इशू नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन में नहीं आएगा। तो ABC इज द राइट ऑप्शन। अगर इसके पास ये आता कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, फिर शेयर कर रहे हो, फिर गलत होता। तो कॉन्फिडेंशियल जैसी कोई चीज है नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया, A, B और C। बोलो भाई, अब समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, when the researcher sex affect the behavior of a participants in a study, it refer to। जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है, तो इसे कौन सा इफेक्ट कहा जाएगा? वो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा इफेक्ट होगा, आपको ये पूछा है। तो मैं आपको पोल दे रहा हूं, अगर आपको ये टर्म का पता है तो आप कर दोगे। भाई इसका राइट ऑप्शन होगा, दिस विल बी बायो सोशल इफेक्ट बोलते हैं इसको। अगर इस तरह से पार्टिसिपेंट्स की एज वगैरह से इफेक्ट होती है, तो दैट विल बी कॉल्ड बायो सोशल इफेक्ट, जैव सामाजिक प्रभाव। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये टर्म याद रखना कि ये इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, बायो सोशल इफेक्ट बोलते हैं। द रिसर्चर सेक्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिसिपेंट इन ए स्टडी, इट रेफर टू बायो सोशल इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर मैंने वैलिडिटी से क्वेश्चन डाला है। द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट्स अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑब्जर्व इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर टू। हिंदी में भी लिखा हुआ है, बहुत आराम से चीजों को पढ़ें और सोचें। चलो, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पोल।
अरे आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन नहीं किया लगता है। कितना आराम से आपको ये बताया था, और मैंने बताया था इन कीवर्ड्स को पकड़ के भी रखना, और कीवर्ड्स को आपने पकड़ा नहीं। बहुत इजी कीवर्ड है इसमें तो। इसमें सीधा-सीधा लिखा हुआ है बियॉन्ड, यानी कि उस के अलावा भी। तो जब बियॉन्ड कोई चीज़ होती है तो वो एक्सटर्नल वैलिड होता है, इसका सीधी-सी बात है, बाह्य वैधता, जनरलाइज़ेशन की बात होती है। तो यही है द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट्स जो आपके आए हैं, वो अप्लाई कर सकते हो टू सिचुएशन बियॉन्ड, यानी कि उस सिचुएशन के अलग भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी है, एक्स्ट्रा सिचुएशन के बियॉन्ड भी। द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑब्जर्व इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर टू, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। आपको अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है क्या? और मैंने वहां भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे, है ना, तो मैंने कहा जब बियॉन्ड सिचुएशन की बात आती है तो जनरलाइजेशन और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात होती है। अब यहाँ क्यों कंफ्यूज आ गई पता नहीं। ठीक है, पता नहीं जी कौन सा वैलिडिटी पढ़ते हो, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। आराम से पढ़ें और फिर इसको मैं पोल दूंगा। हम्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इससे कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, वेरी गुड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्योंकि इसके बारे में तो हमने बहुत बात की है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हर बार आता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। और इसे ऐड, और हमने सेल वाला एग्जांपल लेके भी समझा है, तो इसमें मैनिपुलेशन होता है। और एक्सपेरिमेंट आपको पता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो कहाँ करते हो, लैब वगैरह में करते हो, वहाँ आर्टिफिशियल कंडीशन होती है, कंट्रोल्ड कंडीशन होती है ना, कि आपको इतना टेम्परेचर चाहिए, ये चाहिए चाहिए, तो आप कंट्रोल्ड कंडीशन में काम कर पाते हो। तो बेसिकली जब कंट्रोल्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी कि आप मैनिपुलेट करते हो चीज़ों को, तो यही ये कह रहा है, कि कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउड यू टू एलिमिनेट इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्स्ट्रानियस फैक्टर। कोई भी प्रयोगात्मक अनुसंधान है आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। वेरिएबल्स भी हम अलग अलग बात करते हैं, अगर आपको याद है तो, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, अगर आपने वेरिएबल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल ठीक है। और रीजन भी कह रहा है कि, ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड इन्वायरमेंट इज एन कंट्रोल्ड एज पॉसिबल, बिल्कुल एज पॉसिबल उतना कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए हम एनिमुलेट एलिमिनेट कर पाते हैं। तो रीजन भी ठीक कर पा रहे हैं। भाई कोई चीज़ को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं तभी तो हम चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, हमारे हाथ में है चीज़ें। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बहुत आराम से पढ़ें इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, in which of the following sampling method the sample is known as accidental sample and a hazard sample, किसको बोलते हैं? ठीक है, ये नाम से अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, फिर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पोल। ये जब हम सैम्पलिंग का जब हम बात कर रहे थे ना, सैम्पलिंग में भी जब हम टर्म की बात कर रहे थे तो इस टर्म के बारे में मैंने बात भी की थी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है डी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। हमने बात की थी कि फॉलोइंग सैंपल मेथड, द मेथड इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैंपल एंड हैजार्ड सैंपल, तो दैट विल बी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। आपको पता है हम जब सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैम्पलिंग का जब टॉपिक कर रहे थे, तो हमने ब्रॉडली दो भाग में बांटी थी, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। प्रोबेबल यानी कि प्रायिकता, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें।
और नॉन प्रोबेबल यानी कि गैर प्रायिकता है ना, नॉन प्रोबेबल गैर प्रायिकता वाली हमने बात की थी। और फिर उसके बारे में हमने इनको अलग अलग नाम से इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। प्रोबेबल में एवरी सैंपल का इक्वल चांस होता है, जैसे हमने बात की थी कि रैंडम सैंपलिंग के बारे में बात करी थी, यादृच्छिक जिसको हम बोलते हैं। फिर हमने सिस्टम की भी इसमें बात की थी, क्योंकि पहला इसमें उठाते हैं हम, है ना। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात की थी, अगर आपको याद है तो। उसके बाद में हमने बेसिकली स्ट्रेटिफाइड के बाद हमने किसके बारे में बात की, क्लस्टर के बारे में बात की थी कि गुच्छा सैंपलिंग। ये सब बातें हमने की थी कि यहाँ पे एवरी सैंपल इक्वल चांस रखता है। फिर हमने नॉन प्रोबेबल में बात की थी एक्सीडेंटल कन्वीनियंस के बारे में, या फिर हमने बात की थी जहाँ पे चैन चलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात हुई थी। तो इसको कन्वीनियंस इसका राइट ऑप्शन होगा। ये सब जब मैंने बात की है, तो आपको याद आया है कुछ कि हमने ये टॉपिक बड़े अच्छे से बहुत शांति से डिस्कशन किया हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट में। कुछ याद आया? रिवीजन कर रहे हो बैठ के चीज़ों को? चलो फिर बहुत बढ़िया। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सी, डी और ई। आपने, जब हम अरिस्टोटल या अरस्तू का कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी डी ई होगा, यानी कि गुडविल की बात होती है, ट्रस्ट वर्दी की बात होती है और बुद्धिमता की बात होती है। सी डी ई ओ, यानी कि जो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्रेडिबिलिटी में किस में कंट्रीब्यूशन है या किसका कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू अरस्तु, तो गुडविल का, आपकी कितनी गुडविल है, ट्रस्ट वर्दी कितना है, विश्वसनीयता कितना है, विजडम कितना है। पर्सनल अपीयरेंस का कोई मतलब नहीं है, और ना ही पेक्युलर मैनरिज्म का, कोई कोई अनूठा सा विचार, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका सी डी ई हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हम अरस्तु के बारे में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ मैं आपको टर्म्स के बारे में बात करता हूँ, क्या वो टर्म्स आपको पता है? और वहाँ अलग से क्वेश्चंस आता है, किसी भी स्टूडेंट को उन टर्म्स के बारे में पता है क्या भाई? क्या आप बता सकते हैं वो क्या टर्म्स थी? अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो बता दोगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। अगर थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, हालांकि मैं बताऊंगा अभी आपको। यस नो बोलो, यस और नो, कोई कुछ बोलो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं पता है क्या? सुब्रता मंडल जी, यस बोलना है तो बताओ ना क्या है। उन शब्दों को बात कर रहा हूँ जो स्पेशल शब्द के बारे में बात की है मैंने। वो तो आप जो बता रहे हो स्पीकर सब्जेक्ट और वो ऑडियंस वाली बात बता रहे हो सुप्रीता मैम, वो नहीं। अगर आपको याद है तो मैंने कुछ शब्द बताए थे यहाँ, इथोज, पैथोज, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है। इथोज पैथोज याद है आपको? और इनसे अलग से क्वेश्चन आता है, वहीं से है ये। क्योंकि अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अलग अलग चीजें से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इथोज, ये तीन चीजें हैं, एक है इथोज, एक है पैथोज और एक है लोगोज। इन तीनों की बात करते हैं, है ना, अरिस्टोटल के उस मॉडल में। और ये तीनों किसकी बात करते हैं, यही एक तरह से क्वेश्चन में छुपा हुआ था। तो ethos, which means to the speaker's credibility and trustworthiness, is the key element that contribute to communications credibility। यानी कि जो इथोज है या फिर पैथोज है या ट्रस्टवर्थीनेस है, ये की एलिमेंट है जो उसकी क्रेडिबिलिटी को दिखाते हैं। ऑडियंस परसेप्शन ऑफ द स्पीकर्स कैरेक्टर एंड एक्सपर्टाइज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ परसुएसिव देयर मैसेजेस। परसुएसिव मतलब कोई चीज को मना देना। जैसे आपने देखा होगा, अब कोई ऐड करता है तो किसी हीरो को ऐड लेते हैं, जो मतलब हीरो जो स्टार होता है, या जो लोग क्या क्या बोलते हैं, उनको लेते हैं, मेरी बात तो नहीं सुनते, है ना। उनको अलग से पेमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी होती है कि ये बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, है ना। तो ये इन तीन चीजों पे मार्केटिंग पे काम होता है। जैसे इथोज में क्या होता है, क्रेडिबिलिटी, है ना। द रेफर टू द स्पीकर्स परसीव्ड कैरेक्टर, एक्सपर्टाइज एंड ट्रस्टवर्थीनेस एस्टैब्लिश देयर राइट टू बी हेard। नैतिकता क्या है, यह अपील वक्ता के कथित चरित्र और किसी विषय पर विशेषज्ञ पर केंद्रित है। जब दर्शक मानते हैं कि वक्ता जानकार और भरोसेमंद है, तो उनके संदेश से आश्वस्त होने की अधिक संभावना रखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इथोस, यानी क्रेडिबिलिटी। आपने देखा होगा कि ये बोल रहा है तो ठीक बोल रहा होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसी के पैसे मिलते हैं।
पैथोज का मतलब होता है किसी चीज़ को इमोशनली अपील करना। जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी कोई इंश्योरेंस की ऐड आती है, तो उसमें अलग से इमोशनल किया जाता है कि आपके साथ ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो जाएगा, अगर आपने नहीं किया तो बच्चा छोटा ऐसे दिखा देंगे या कोई एनिमल का प्रोडक्ट होगा, तो उस तरह इमोशनली चीज़ों को जोड़ देंगे। तो ये पैथोज होता है जहाँ पे इमोशनल अपील की जाती है, चीज़ों को जोड़ा जाता है भावनात्मक रूप से, तो वो पैथोज होता है, ठीक है ना? तो ये शब्द पैथोज हो गया। और एक होता है लोगोस जहाँ पे लॉजिकल अपील की जाती है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स और एविडेंस किया जाता है। जैसे स्पीकर क्लेम करता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई चीज़ आती है, जैसे बालों का प्रोडक्ट आता है कोई, है ना? सर आपको तो बाल ही दिखेंगे, खुद के है नहीं, तो बालों की बात करोगे। तो आपने देखा होगा ना कि ये शैम्पू इतनी महिलाओं ने यूज़ किया, इनका ये रिज़ल्ट आया, तो आप भी यूज़ करिए, है ना? ऐसे मतलब वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ चलते हैं। तो ये शब्द है इथोस, पैथोस और लोगोस। इसको मैच करने के लिए भी अलग से पूछते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे ऐड या मार्केटिंग की जाती है। तो आपने देखा है ना या फिर कम्युनिकेशन करना अगर यहाँ पे बात करें तो। तो वही एक क्वेश्चन में था कि अरस्तू के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें थी। तो इन्हीं चीज़ों को है क्रेडिबिलिटी, इमोशनल अपील, लॉजिकल अपील ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो ये समझ में आया? ये बातें समझ में आई क्या? येस और नो? ये शब्द मैं कह रहा था, यहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं। सारे के सारे बोलो, समझ में आई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 स्टेटमेंट है, आराम से इन स्टेटमेंट को पढ़िए और अच्छे से आंसर करिए। क्या है स्टेटमेंट पढ़ो। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सारे बच्चे आंसर करो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज। देखो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसको सोच के आंसर करना है, तुक्का नहीं मारना। बेसिकली इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है। स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ठीक है। क्यों है देखिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब आपको सीधी सी बात है, जहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल की बात होती है ना, तो देखो वर्बल का मतलब होता है जहाँ पे वर्ड्स हों, जहाँ पे शब्दों का उपयोग हो। और शब्द आपको पता है लिखित में भी हो सकते हैं और स्पोकन भी हो सकते हैं। तो वो होता है वर्बल। आप यानी कि कोई बोल रहा है तो भी शब्द है, या लिख रहा है तो भी शब्द है, तो उसको बोलते हैं वर्बल। नॉन वर्बल एक तरह से गैर शाब्दिक होता है जहाँ पे वर्ड्स नहीं होते। तो वर्ड्स नहीं होंगे तो क्या होगा, जेस्चर होगा, हाव भाव होगा, बॉडी लैंग्वेज होगी। तो अब उसके बारे में क्वेश्चन है जहाँ पे वर्ड्स नहीं है। तो मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी यूज ऑफ सिंबल्स बाय डिफरेंट कल्चर्स। अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण विभिन्न संस्कृतियों द्वारा संकेतों के स्वच्छंद प्रयोग पर आधारित है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि सिंबल्स पे आधारित होते हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ड्स यूज नहीं होते। तो सही बात है, मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन आर्बिट्री यूज ऑफ सिंबल बाय डिफरेंट कल्चर। अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ए ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आइकॉनिक एंड पॉसिबली अंडरस्टूड यूनिवर्सली। अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण अनुसंकेतक होते हैं और संभवतः सार्वभौम रूप से समझे जाते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ ऐसे हाव भाव होते हैं, जैसे गुस्सा होता है, तो आप किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह चली जाओ, किसी भी जगह आप मूव करो, तो आप गुस्से के हाव भाव पहचान जाओगे कि ये गुस्सा है या खुश है। पहचान जाते हो कि नहीं? ये तो नहीं है कि किसी स्टेट में गुस्से को अलग एक्सप्रेशन होते हैं या किसी देश में ज़्यादातर सार्वभौमी होते हैं। गुस्सा पता लग जाता है ना कि ये गुस्सा है, उसके बॉडी लैंग्वेज से, चाहे वो कहीं का हो, कैसा ही हो। या फिर आपको वो खुश है तो पता लग जाता है कि नहीं, येस और नो।
लेकिन हाँ, लैंग्वेज अगर वर्बल की बात होती तो बदल जाता। लेकिन नॉन वर्बल तो आपको पता है काफ़ी यूनिवर्सल होता है, काफ़ी समझा जाता है। आप अगले के इमोशंस देख के कहीं का वो बता देते हो, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इस तरह का है ये क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। बात आनी चाहिए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है, आराम से सोचें, समझें और फिर आंसर करें। पढ़ो क्या स्टेटमेंट है। चलो, ऑल द बेस्ट मैं पोल दे रहा हूँ। सारे बच्चे आंसर करो प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, सब आंसर किया करो। अगर एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करना है तो सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश किया करो। ऐसे नहीं है कि कुछ बच्चे ये आंसर करते हैं और बैठे रहते हैं जैसे उनके लिए कोई खाना परोसा जाएगा। इसमें सी स्टेट ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है। चलो समझते हैं कैसे। पहले कह रहा है द न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज प्रमोटेड एन आइडियोलॉजी ऑफ लिमिटलेस कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल बात सही है कि संप्रेषण के नई साधनों में सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा दिया गया है। आपको पता है अब नई कम्युनिकेशन आ चुकी है, इसमें लिमिटलेस हो चुकी है चीजें, यूनिवर्सल आपस में हो चुका है ग्लोबलाइजेशन, कोई लिमिट नहीं है इंफॉर्मेशन की। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा होगा कहीं के बैठे हम कहीं से भी आपस में डिस्कशन होता है, इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी शेयरिंग होती है, कितना हम ब्रॉडली अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये इसके बारे में है। सेकंड कह रहा है द न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एक्सटेंडेड इंटरएक्टिवली अमंग इंडिविजुअल्स। ये अगेंस्ट थोड़ी है, ये कह रहा है संप्रेषण के नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तारित अंतःक्रियात्मक के विरुद्ध है। नहीं, यहाँ पे तो इंडिविजुअल की इंटरैक्टिव बढ़ी है, विरुद्ध थोड़ी है ये, अगेंस्ट थोड़ी है, बढ़ी है। आपने देखा होगा इंटरैक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बेसिकली आप एक बात और देखते हैं ना, आप अभी ज़्यादा जो मुझे समझ में आया है ना, वो टेंशन का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? और पहले के लोगों में नहीं होने का कारण क्या था? पहले इतना सोशल कॉम्पिटिशन नहीं होता था। सोशल कॉम्पिटिशन मतलब पहले कॉम्पिटिशन होता था पड़ोस के साथ, जैसे 2 घर हैं आपस में या फिर रिश्तेदारों के साथ, इतना कॉम्पिटिशन होता था क्योंकि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं होता था। 2-4 रिश्तेदारों का पता होता था क्या कर रहे हैं, या पड़ोस का पता होता था, तो उन्हीं में आपस में एक डिस्कशन होता था कि ये भी ऐसे है तो मैं भी ठीक हूँ। लेकिन अब हो गया ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतना हो गई, आप में कोई बंदा यूएस में भी कुछ कर रहा है या फिर किसी भी स्टेट में कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उससे कॉम्पीट करने लग गए हो। एक कॉम्पिटिशन का दायरा बढ़ गया है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, जो आइडियोलॉजी है वो लिमिटलेस हो चुकी है कम्युनिकेशन की, इस वजह से भी ये चीज़ है। भाई अच्छी है तो बुरा भी कुछ चीजें होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अरे कुछ तो कहो। आई बात समझ में? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन इंडिविजुअल एक्सचेंज अंडरस्टैंडिंग फॉर, संप्रेषण के विध्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी समझ का आदान प्रदान करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोल दे रहा हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। सारे बच्चे आंसर करा करो प्लीज। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर किया है, राइट किया है लेकिन बहुत कम बच्चों ने। राइट ऑप्शन इसका सी है।
जिसको हम बोलते हैं कम्युन एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि सहभागिता और भाईचारा। इस क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझे आप। कह रहा है इन द रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, रिचुअल्स के विचारधारा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कम्युनिकेशन के। जो इंडिविजुअल जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सचेंज कर रहा है, किस लिए कर रहा है? अगर हम रिचुअल्स की तरफ जाके सोचें तो क्यों कर रहा है? अगर उसकी बात करें तो सहभागिता और भाईचारा के लिए ही कर रहा है। ठीक है? यानी कि कोई भी किसी भी समझ का आदान-प्रदान कर रहा है रिचुअल्स को लेके, कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, क्यों कर रहा है वो? और कम्युनियन एंड फर्टिलिटी, यानी कि सहभागिता और भाईचारा के लिए कर रहा है। इसमें मैंने लिख भी दिया है, the ritualistic view of communication primarily associate with this theory. इनकी थ्योरी थी जेम्स डब्ल्यू क्लेरे। It focus on maintaining society and creating a shared culture world rather than just transmitting information. The ritual view is about communion and social bonding, not self interest। यानी कि यह दृष्टिकोण संचार को सूचना प्रसारित करने की बजाय एक साझा अनुभव, समुदाय की भावना और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के रूप में देखता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। इस क्वेश्चन के गलत होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने सही की। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर, मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकताएं कहाँ से है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सोच समझ के आंसर देना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पहले क्वेश्चन को समझना पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश करना। तो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, फटाफट आंसर करो। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर किया है भाई। देखो, बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर किया, अच्छी बात भी है कि उनके दिमाग में बात गई है। इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, कल्चरल डिटरमाइंड। हम थोड़ा सा पीछे भी इनके बारे में हल्की सी बात करके आए हैं, आप लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आई। थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। इसका राइट ऑप्शन बी है, कल्चरल डिटरमाइंड, यानी कि सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है ये। एक, तो इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर, मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकताएं कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है आपके आंतरिक की? जो कल्चर में रहे हो आप, है ना? अब पॉलिटिकल डिसाइड धक्के से नहीं करेगा, आपके इंटरनल में क्या है पहली बात तो वो भी तो करेगा ना। इतना, इसको देखो थोड़ा आराम से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, संस्कृति और संचार, संस्कृति उन मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों का समूह है। संस्कृति या कल्चर कोई छोटा शब्द नहीं है ना? उसी से सारी चीजें बनती है, आंतरिक सब। कह रहे हैं संस्कृति उन मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों का समूह है जो लोगों के आंतरिक संप्रेषण के तरीकों को आकार देती है, और यह निर्धारित करती है लोग अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, जानकारी साझा करते हैं और भावनाओं को समझते हैं। तो कल्चर एंड कम्युनिकेशन सेट ऑफ वैल्यूज बिलीफ, मतलब आप किसी से कैसे बात करोगे, इंटरनली आप क्या सोच के बात करोगे, ये किसने डिसाइड किया? कल्चर ने डिसाइड किया ना, किस कल्चर में आप रहे हो, किस तरह से आपका मूल्य है, क्या वैल्यूज है आपकी, तो वही तो डिसाइड करता है। अब राजनीतिक रूप से निर्णित होती है, ये गलत है, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बाहरी नीतियां निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वे सीधे तौर पर व्यक्ति के आंतरिक संप्रेषण की जरूरतों को तय नहीं करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन में इंटरनल पूछा था, एक्सटर्नल नहीं पूछा था, ठीक है? तो पॉलिटिकल डिसाइड में एस्टैब्लिश एक्सटर्नल पॉलिसी, ध्यान रखना। और बाह्य रूप से परिवर्तित की जाती है, फिर ये बाह्य रूप से नहीं परिवर्तित की जाएगी। जो और ऑप्शंस हैं गलत है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो आंतरिक सोच को प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक जरूरत को स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होती है, उन्हें थोपा नहीं जा सकता ना, वो कल्चर से ही आएगी। और दार्शनिक रूप से भी आरोपित की जाती है ना? वो भी मैं बात यही कह रहा हूँ कि उनसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत चुनाव है, फिलोसफिकल इम्पोज कितना करेगा।
है ना? लेकिन जिस कल्चर में रहा है वो कहीं न कहीं आंतरिक को प्रभावित, इनमें बेस्ट ऑप्शन वही जाएगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन चला गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा-सा सोचने वाला क्वेश्चन था। तो ये समझ में आया अभी? चलो, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी इसको बोलते हैं यूबिक्विटी कंप्यूटिंग, जो इस तरह के लिए है। तो ये टर्म आगे से आपको याद रखना है, ये टर्म आगे से आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये है, यानी कि एक स्मार्ट होम एप्लीकेशन जो लाइटनिंग को, टेम्परेचर को, इंटरटेनमेंट सिस्टम और अप्लायंस को कंट्रोल करता है, वो किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी। ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी अपडेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पहले पढ़ने में टाइम लगाना, जल्दबाजी मत करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है, दो बाइनरी नंबर दिया हुआ है। पी के बराबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 0 1, और क्यू के बराबर दिया हुआ है 0 1 0 0 1 1 0, और ये लिखा है इफ x इजकल टू पी, x इजकल टू पी और क्यू, एंड y इजकल टू पी एंड क्यू, then what will be the value of x and y respectively। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, ये क्या कह रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, या मैं समझा दूं या पोल दूं, क्या करूं बताओ? ये क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? नहीं आया होगा क्वेश्चन ही समझ में। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको। इसका पोल देने का कोई फायदा नहीं है जब आपको समझ नहीं आ रहा। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसमें लिखा है, आपके पास दो बाइनरी नंबर दिया हुआ है, मैं आराम आराम से लिख के बता रहा हूँ। एक तो पी दिया हुआ है, पी की वैल्यू दी हुई है आपको 1 0 1 1 0 और 1, ठीक है। और एक आपको दिया हुआ है क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0 1, ठीक है, 0 0 1 1 1 0। ये जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यू लिखी है वही मैंने नीचे लिखी है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई x के बराबर, मैंने कोई x वैल्यू ली है, और इसके बराबर p और q, p के और q, ये है x के बराबर। यहाँ देखना p और q के जो बीच में है वो और लगा हुआ है, यानी कि x के बराबर p और q है। और एक है y की वैल्यू, और y की वैल्यू में लिखा हुआ है y के बराबर p एंड q है। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे और लिखा हुआ है और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो ये फंक्शंस होते हैं। देखो, और एंड में क्या है, एंड में यूं मान लो इनटू होएगा ऊपर नीचे का, पी और क्यू का, क्योंकि वहां का जो रिजल्ट आएगा वो इनटू से आएगा, और पी और क्यू यूं मानो प्लस करने से आएगा। तो पहला हमें x का पूछा है, x का, यानी कि p और q के बीच हमें दोनों वैल्यू को प्लस करनी है, यूं मानो, और y की वैल्यू में p एंड लगा हुआ है, वहां इनटू करना है। तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू में हमें क्या करना है, प्लस करना है, बीच में और है। तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। 0 प्लस 1 भी 1 हो गया। 1 प्लस 0 भी 1 हो गया। 1 प्लस 0 भी 1 हो गया। 0 प्लस 1 भी 1 हो गया। 0 प्लस 1 भी 1 हो गया। 0 प्लस 1 भी 1 हो गया। 1 प्लस 0 भी 1 हो गया। ये तो आ गया x की वैल्यू। और y में क्या करना है, हमें y की वैल्यू में इनटू करना है। तो करिए, 1 इंटू 0 0 हो गया। 0 इंटू 1 0 हो गया। 1 इंटू 0 फिर 0 हो गया। 1 इंटू 0 0 हो गया। 0 इंटू 1 0 हो गया। 0 इंटू 1 0 हो गया। 0 इंटू 1 0 हो गया। 1 इंटू 0 0 हो गया। तो ये वैल्यूज आ गई। तो एंड में क्या करना है, आपको इनटू करना है, ठीक है। और इसमें और जब लगा हो तो वो प्लस हो गया। तो अब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला डी ऑप्शन हो गया। ये एक फंक्शन होता है, ये आपको समझ में आया, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है ये आराम से, ठीक है। समझ में आई बात, क्या ये क्वेश्चन था? अब आई समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि बेसिकली आपसे एंड का फंक्शन पूछे तो इंटू करना है, और का फंक्शन पूछे तो प्लस करना है, ठीक है। सिंपल था, बस वो लैंग्वेज वाली बात थी ना। अब जब नहीं पता होता तो हमें सिंपल चीजें भी क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल कुछ है नहीं, लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा हो और हमें ये पता हो कि एंड और का फंक्शन क्या है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता है तो ये डिफिकल्ट था।
ये बताने से पहले बहुत है ना, बहुत डिफिकल्ट था। बस ये ध्यान रखना है, यही हमें क्वेश्चन करने का फायदा होता है कि हट के कुछ चीजें करें। ये देखो, ये क्वेश्चन करो आप, ये क्वेश्चन भी सोच समझिए, ऐसा क्वेश्चन हमें एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा दिमाग में है तो समझ में आ जाएगा। समझो इस क्वेश्चन को। कोई बच्चे ने राइट आंसर ही नहीं किया। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता क्या? नहीं आया ये क्वेश्चन? अब मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। तो मैं समझा दूं ये क्वेश्चन? मैं समझा दूं, यस और नो? देखो इसका कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो इसका राइट ऑप्शन वन है। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ऐसे अगर दिया हुआ हो ना, तो वहां से लेके वहां तक की बात कर रहा है, यानी कि बीच वाले भी बात करता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, A to A8 ऐसे करके। तो एक से दो, एक से तीन, ऐसे मतलब सारे सेल्स को वो जोड़ रहा है। तो इसमें यही तो है ना, कह रहा है इट एड्स डाटा फ्रॉम D18 cells in sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4। ये सीट अगर बीच में ये निशान आ रहा है तो सीट एक से लेके सीट चार तक, यानी सीट एक, सीट दो, सीट तीन, सीट चार के सारे। और ये है सेल नंबर, यानी कि इसके सारे, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं तो आता है ना, ये सेल है ना, ये सीट है। नीचे आप देखो, एक्सेल खोल के देखना, नीचे सीट नंबर लिखा आएगा। तो ये सारी सीट्स में सीट एक से लेके चार तक, जो बीच में दो तीन आ रही है उसको भी, और 18 जो सेल है उसमें जितने भी डाटा है उसको ऐड कर रहा है। तो इट एड्स डाटा फ्रॉम ऑल D18 सेल इन सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4। अगर आपको ये भी हो जाता ना कि सीट 1 से सीट 4 के सारे डाटा ऐड कर रहे हैं, तो भी आपको यही ऑप्शन मिलता, और बाकी में कंफ्यूजन है। यही क्लियरली लिखा हुआ है, बाकी में इतना क्लियरली ये लिखी हुई बात नहीं है। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको याद आया क्या? हमने पहले कभी डिस्कशन में लेके आए हैं, या अभी आज समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एक्सेल से, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ऑलवेज बी रिगार्डेड एज सिक्योरिटी रिस्क टू कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज, है ना, ये थोड़ा ध्यान से समझना, तो फिर आंसर करना बहुत आराम से। चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर पोल नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है भाई, आंसर सभी स्टूडेंट्स किया करो। बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, ये गलत बात है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, है ना, बी होगा, यानी कि सी और डी। ठीक है, सी और डी, क्योंकि हमें पता है चैट रूम ये कह रहा है कि सिक्योरिटी रिस्क बना रहता है कंप्यूटर के साथ ऑलवेज। देखो कुकीज तो हमें फॉलो करता है, हम क्या कर रहे हैं, ये कोई ऑलवेज वो नहीं है, चैट रूम नहीं है। एक तो हमने फार्मिंग की बात भी की है कि ये डाटा चुराने की बात करता है, कहीं दूसरी वेबसाइट वगैरह पे आपको ले जाता है, वायरस भी हो गया, ये दो ही है। ये वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल अलग चीज़ है, इनमें अगर इनके थ्रू आ जाए वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली तो यही है जो सिक्योरिटी रिस्क में बात करते हैं। सी और डी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो ए एन इंटरनेट सर्विस एंड इज कोरस्पेंडिंग प्रोटोकॉल करेक्टली मैच्ड। आपने ऑप्शंस लिखा हुआ है और आपसे पूछा है ना। पोल एक्टिव है मैम, पोल कहाँ आता है मैम को बताना। साइड में एक बटन आता है मैम, उसको प्रेस करोगे ना तो आ जाएगा। पोल एक्टिव है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपके पास नहीं आ रहा, एक दो दिन में आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है मैम? So this is the question. Which of the following pair show a internet service and its corresponding protocol correctly match? आपको पूछा है इसमें करेक्टली मैच कौन सा है। मैं पोल दे रहा हूँ, और बाय द वे किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकता है प्लीज। चलो करिए, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सभी स्टूडेंट्स आंसर करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट, कमेंट में आंसर कर सकते हैं आप। करेक्टली मैच पूछा है कौन सा है।
बहुत कम बच्चे इसको आंसर कर पा रहे हैं। देखो, बेसिकली यहाँ पे करेक्टली मैच है सेकंड, बी ऑप्शन वाला, ईमेल। SMTP, ये वाला आपको करेक्टली मैच है। और बाकी के साथ क्या करेक्टली मैच होगा वो भी मैं बात करूंगा, इसको एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ। देखो, जो SMTP है इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो ईमेल के साथ ये सही मैच किया हुआ है, ठीक है ना। और जो डब्ल्यू के साथ FTP किया है, नहीं, उसके साथ हमें HTTP या फिर HTTPS का उपयोग करना होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का। तो डब्ल्यू के साथ ये फिट नहीं बैठता FTP, और ईमेल के साथ भी फिट नहीं बैठता FTP, क्योंकि या तो उसके साथ फिट बैठता है SMTP या IMAP या POP3। ये उपयोग होता है किसके साथ? मेल के साथ। और फाइल ट्रांसफर के साथ SMTP नहीं होता है, वो तो मेल के लिए होता है ना, FTP का। और फाइल ट्रांसफर के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। क्या होता है यहाँ पे, अगर फाइल ट्रांसफर के सामने FTP लिखा था ना, क्योंकि ये है ही फाइल ट्रांसफर, तो ये ठीक होता। तो इसलिए ये राइट ऑप्शन हो गया एक। आई बात समझ में भाई? इसका राइट ऑप्शन बेसिकली क्या होगा? सेकंड होगा। कैसे होगा इस बात को समझते हैं। आप थोड़ा सा चीज देखते हैं, आप आपको हल्का सा क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, वरना तो ये क्वेश्चन पजल कर देगा आपको ना। मतलब कि आप कैसे ऑप्शन को बेस्ट तरह से चूज करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखना, मैं बी ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक दो चार बार प्रैक्टिस होगी तो। देखो, बी में क्या है, कह रहा है ई है वो फॉल्स है। ये बात कह रहा है, बी में क्या कह रहा है कि ई फॉल्स है, ये बी ऑप्शन में कह रहा है। इस वाले में देखो, कह रहा है ई फॉल्स है, ठीक है ना। ई फॉल्स है तो ई ट्रू, यानी कि ये तो इसके साथ मैच हो ही नहीं सकता। एक में तो कह रहा है फॉल्स, एक में ट्रू कह रहा है, ठीक है, यानी कि बी के साथ दो मैच नहीं हो सकता। तो देखो इससे क्या फायदा हुआ, आपके दोनों ऑप्शन कट गए ये वाले। इस बात को समझे आप? भी एक में कह रहा है बी है वो फॉल्स है और उसके सामने ही लिख दिया ई है वो फॉल्स है और उसके सामने ही लिख दिया ई ट्रू, तो ये मैच हो सकता है क्या, ये बताओ। मैक्सिमम लोगों ने ये मैच किया है। कैसे मैच होगा बताना भाई। ई के साथ जो बी है, बी के साथ आपने सेकंड मैच किया है, तो वो हो सकता है क्या, आप बताओ, सोचो आप। जिन्होंने ये ऑप्शन किया है, थर्ड ऑप्शन आप लोगों ने किया है, थर्ड ऑप्शन में बी के साथ सेकंड मैच किया हुआ है, तो क्या बी के साथ सेकंड मैच हो सकता है क्या? क्योंकि एक साइड तो लिखा है कि ई है वो फॉल्स है, और उसी के सामने आप मैच कर रहे हो कि ई ट्रू है, तो ये कैसे मैच हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? अरे बताओ, सबको ये बात समझ में आई? तो आप ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब ये दो ऑप्शन वैसे ही कट गए, तो आपके पास क्या दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है ना। तो अब एक दो ऑप्शन बचे हैं बी में, एक तो फोर बचा है, एक बी में तीन है फर्स्ट ऑप्शन में। तो बी में तीन क्या है, अब यहाँ लिख के भी कर लो AEIO। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आराम से हो जाएगी चीजें। AEIO। अब देखो, यहाँ है बी, ई है वो फॉल्स है, इसमें ये दे रखा है ना, यानी कि ये फॉल्स है, यानी कि नो वाला क्या है, फॉल्स है। तो अब इसमें थर्ड ऑप्शन कह रहा है, बी में एक बार मैच करके देखते हैं। बी का थर्ड ऑप्शन मैच करके देखते हैं, ये है। अब ये कह रहा है कि आई इज अनडिटरमाइंड। अब एक बात बताओ, आप ई को अगर नो है तो आई है वो तो ट्रू हो जाएगी ना। आप अनडिटरमाइंड कैसे कह सकते हो? निश्चित है आई तो। क्योंकि अगर ई वाली चीज फॉल्स है तो हमें ये चीज सीधा सीधा पता है कि ई का कॉन्ट्राडिक्टरी आई होता है, सम होता है। और इसको अनडिटरमाइंड थोड़ी कहेंगे, निश्चित है ये तो, ये पक्का ट्रू होगा, क्योंकि ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये भी नहीं आया, सीधा ये भी घट गया। यानी कि बी का सीधा ऑप्शन है कि ये अगर ये फॉल्स है तो आई ट्रू होगा। सीधा सीधा हमें पता है, लग रहा है कि अगर ये फॉल्स है ना, ई फॉल्स है ना, तो आई ट्रू होगा। हो गया, लो इसी एक ऑप्शन से हो गया, ठीक है। अब बाकी के भी देख लेते हैं। ए का है, अगर ए का आपको ये बता रखा है कि ए है वो फॉल्स है, ये ए फॉल्स है, तो आपको सीधा सा सीधा पता है कि अगर ए फॉल्स है यानी कि ये चीज फॉल्स है, तो ये चीज यानी कि ऑल मैन आर, या फिर ये कहूं कि सारे बच्चों का JRF हो जाएगा,
ये चीज फॉल्स है, ये चीज झूठी है, तो कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि मैं सारों में श्योर होता, सब में श्योर होता, तो ही मैं कुछ में श्योर होता ना। तो मैं आई को अब, यानी कि कुछ को मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, निश्चित नहीं है। हो सकता है किसी का भी ना हो, तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। आई है अगर फॉल्स है ना, आपको पता है, अगर ये फॉल्स है तो ई ट्रू होगा, हमें पता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। तो अगर आई फॉल्स है तो ई क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, सीधा सीधा सी का टू। और ओ फॉल्स है ना, तो ओ फॉल्स है, तो सब नोट वाला फॉल्स है, तो ये सब अल्टरनेशन का केस बन गया, तो ये भी फॉल्स होगा। लेकिन ये ट्रू हो तो जरूरी नहीं है ये ट्रू हो, ये सारी चीज आपको समझाई हुई है थ्योरेटिकल पार्ट में। राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। अब बात ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? आई बात समझ में कि नहीं आई? सबको बात समझ में आई या कोई डाउट है? सब ठीक है? कुछ तो बताओ जी। सारे बच्चे जो बैठे हैं वो बताओ, समझ में आई बात? तो रिवीजन करा करो चीजों का। डाउट क्या है आदित्य, बताओ क्या डाउट है, बताओ। कौन से में और क्या डाउट है? हम्म? आप इतने डाउट लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। यहाँ पे रेज हैंड करके आप पूछ सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं क्या अभी, बच्चे बताओ। और किसी को भी डाउट है क्या, यस और नो, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? जो और क्लास में बैठे हैं वो बच्चे बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं? यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत खतरनाक है, कोई आंसर नहीं दे रहा। स्नेहा मैम आप बोल नहीं सकते, मैम आंसर नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन चलें कि नहीं? आप तो आंसर कर देते हो। राहुल जी आप कर सकते हो, सारे बैठे हैं, श्रीकर जी बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है, ये बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा रिक्वेस्ट आई है एक बार, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो हाँ आदित्य। जी सर। हाँ सर मेरे को है ना सर, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में डाउट है, ए के 3 वाले में। आपने बोला था सर सब अल्टरनेशन में अगर ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला भी सही होगा। ठीक है। मतलब सारे बच्चों का जेआरएफ होगा तो आई भी, आई आई मतलब सही होगा ना सर, हाँ हाँ अनडिटरमाइंड। हाँ 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 बिल्कुल, अगर ए सही होगा तो आई सही होगा, ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से मैंने वो ऑप्शन नहीं किया लेकिन था। इसमें क्या दे रखा है भाई, ए गिवन फॉल्स है, सही कहाँ है? पढ़ के देखो ए को। मैंने कहा था ए ट्रू होगा तो आई ट्रू होगा। हेलो आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है। हाँ सर, हाँ सर। इसमें ये है कि ए गिवन फॉल्स नॉट ट्रू। जी सर। यही तो देखना था ना। आई बात समझ में? जी सर, तो सर इसमें आप भी। ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा। अब मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आ रही है सर। देखो, पहले मैं इसको ट्रू मानता हूं। मैंने कहा कि सारे बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, है ना, ये ट्रू है। जी। तो फिर आई वाला केस, कि सम कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा। जब मैं कह रहा हूं सारों का हो जाएगा तो कुछ का तो होना ही है, क्योंकि सारों के अंदर ही तो कुछ है, ऑल के अंदर ही तो सम है। जी सर। बात ठीक है, ये इस बात को समझ गए? जी सर। मैं कह देता हूं कि इस रूम में जितने भी बैठे हैं वो स्टूडेंट है, ठीक है। जी सर। ऑल आर स्टूडेंट इन दिस रूम, दिस इज ट्रू। तो फिर मैं कहूं सम आर स्टूडेंट इन दिस रूम, तो ये भी तो ट्रू होगा, क्योंकि रूम में सारे स्टूडेंट है तो कुछ भी तो स्टूडेंट ही होंगे, ठीक है। जी लेकिन सर। इस बात को मैं फोर्स कर दिया। मैंने कहा कि
ऑल मैंने ये इसको लिखा कि ऑल स्टूडेंट्स विल गेट जेआरएफ इन दिस क्लास। ये बात फॉल्स है कि इस क्लास में सारे बच्चों का जेआरएफ होगा। ये बात फॉल्स है। ये बात क्या है? झूठी है। ठीक है। तो अब जी एक बात बताओ, कुछ बच्चों का जेआरएफ होगा, ये बात कोई सच कैसे कहूं मैं? हो सकता है किसी का भी ना हो। जी सर, जी सर, जी सर। बात नहीं समझे? समझ गए सर, समझ गए। अब मैं ये कहूं कि इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे स्टूडेंट है, ये बात झूठी है। ठीक है। फिर मैं कहूं कि कुछ बच्चे कुछ इसमें क्या है, कुछ इसमें वो स्टूडेंट है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ गया, समझ गया सर। तो यही बात थी। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। अब बात समझ में आई, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा आर एक्सेप्टेड एज वैलिड बाय द न्यायिकाज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण न्यायिका द्वारा मान्य माने जाते हैं? 6 प्रमाणा की बात करते हैं ना, उसमें न्याय का कौन से को मानता है, ये है क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल हूं? यस और नो एक बार ये बता दीजिए। चलो फिर ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए। चलो, अगर आपको पता है कि ये कौन से को मानता है तो आप कर सकते हो। मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, इसमें राइट ऑप्शन है, वेरी गुड, वो है थर्ड, यानी कि ए बी डी ई, ये राइट ऑप्शन है। क्या है ये वाला? आपको मैं बता दूं तो 6 प्रमाण की बात करते हैं ना, उसमें से न्यायिका है 4 प्रमाणों को ही एक्सेप्ट करता है। एक तो परसेप्शन को, है ना, एक इन्फेरेंस को, ये प्रीजम्पशन या अर्थापत्ति को नहीं करते हैं। वर्बल टेस्टिनोमी, यानी कि आपकी जो मौखिक गवाही पे जो शब्दों की गवाही है उस पे, कंपैरिजन यानी कि उपमा, या इन पे यानी कि 1 2 3 और 4 इन पे ही करता है। याद रखना। तो इसलिए सी को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज। ठीक है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है। द न्याय स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी एक्सेप्ट 4 out of 6 मेजर प्रमाणाज एज वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। दीज आर परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण, इन्फेरेंस यानी कि अनुमाना, वर्बल टेस्टिमोनी यानी कि शब्दा, कंपैरिजन यानी कि उपमा। इन चारों को ही मानता है। ठीक है, इन चारों को ही एक्सेप्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अर्थपति है जो ऑप्शन में, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं सेपरेटली। वो ये कहते हैं कि जो इनफेरेंस है, अनुमाना है, उसी से चीजें रिड्यूस हो सकती है। तो इसलिए इसको वो सेपरेटली नहीं मानते। वो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रमाणा को ही मानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये बात ध्यान रखोगे ना? ध्यान रखोगे? चलो। चलो, तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देर आर 2 स्टेटमेंट्स। आराम से पढ़िए, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं। चलो, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करें प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।
इसमें ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। जब हम अनुमाना का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें दो ऑन द बेसिस ऑफ टू, दो बेसिस पे, दो आधार पे करते हैं, एक साइकोलॉजी के आधार पे और एक व्याप्ति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति। साइकोलॉजी के आधार पे हम करते हैं, इनमें तीन भाग बात करते हैं और इसमें फिर बात करते हैं। तो इसमें मिडल टर्म के ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म करते हैं ना व्याप्ति के आधार पे। आपको अगर थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें याद है तो अन्वय व्यक्ति की मिडल टर्म है, वो बहुत पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिलेट होगी मेजर टर्म से, या फिर वो प्रेजेंट या absent होगी। यही उसकी डेफिनेशन में भी प्रॉपर पढ़ते हैं हम अन्वय व्यक्तिकी में। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से देखो आपको मैं बताऊं, इसमें ना अनुमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुमाना को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट में भी बड़ा अच्छे से पढ़ते हुए जाना है आपको, और इसके क्वेश्चन भी करने हैं। तो आप मुझे एक रियलिटी में बताओ, आपको बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है क्वेश्चंस करके? आपको लग रहा है कि सारी चीजें अब चीज क्लियर हुई है? ये वही बच्चा अच्छे से और क्लियर कर पाएगा जो थ्योरेटिकल पार्ट को भी बहुत अच्छे से देखता है, बहुत अच्छे से रिवाइज करता है, नहीं तो चीजें खराब हो जाती है। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, और नई चीजें पता लगो, उसको आप नोट करते हुए चलो, है ना। क्वेश्चन में कोई नई चीज पता चली, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे, बाकी के क्वेश्चंस बाद में करेंगे। आज बहुत ज्यादा आपने वो कर लिया ना, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो इतना रिवाइज करो। नेक्स्ट फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो और इसी तरह से पढ़ाई करते रहो और अच्छे से रिवीजन करो, चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। देखो, बार बार रिवीजन से सिलेक्शन होता है ना। बार बार रिवाइज करोगे तभी चीजें परमानेंट मेमोरी में जाएगी, एक बार चीज पढ़ के छोड़ दी तो सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।